1947 में जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब दक्षिण भारत के समुद्री किनारों पर एक ऐसी कहानी शुरू हो रही थी जिसके बारे में उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही आने वाले 100 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल बन जाएगी। उस वक्त दुनिया की नज़र सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के अंत पर थी, लेकिन कुछ लोगों की नज़र रेत के उन काले कणों पर थी जो केरल और तमिलनाडु के समुद्र तटों पर बिखरे पड़े थे। आम आदमी के लिए वो सिर्फ रेत थी, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वो फ्यूचर एनर्जी एम्पायर था। उन्हीं कणों में छुपा था थोरियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसे उस समय दुनिया ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। लेकिन एक भारतीय वैज्ञानिक ने उस रेत में आने वाले भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस देख ली थी। उनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं देखा था, उन्होंने एक ऐसा भारत देखा था जो किसी विदेशी तेल, किसी विदेशी यूरेनियम और किसी ग्लोबल सुपर पावर की दया पर डिपेंड ना करे। उस समय भारत बेहद गरीब था। बिजली लक्जरी थी, गांवों में अंधेरा था, फैक्ट्रीज सीमित थीं, और दुनिया का परसेप्शन यही था कि भारत एक एग्रीकल्चरल नेशन बनकर रह जाएगा। लेकिन भाभा का विजन अलग था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर आने वाले समय में किसी देश को असली सॉवरेंटी चाहिए, तो सिर्फ सेना या बॉर्डर्स काफी नहीं होंगे। असली ताकत एनर्जी होगी। जिसके पास एनर्जी होगी, वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। और भारत के पास ऑयल नहीं था, नेचुरल गैस नहीं थी, यूरेनियम भी बेहद कम था। लेकिन भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स थे। यही वो मोमेंट था जहां से भारत की सबसे एम्बिशियस साइंटिफिक जर्नी शुरू हुई। इसी दौरान ट्रावैंकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ब्रिटिश सरकार के साथ एक डील फाइनलाइज कर रहे थे। हजारों टन मोनाजाइट सैंड विदेश भेजी जा रही थी। उस सैंड की स्ट्रैटेजिक वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि अगर भारत उसे खो देता तो शायद पूरा न्यूक्लियर फ्यूचर ही खत्म हो जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब यह बात समझी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उनके लिए यह सिर्फ मिनरल राइट्स का मामला नहीं था, यह नेशनल सर्वाइवल का सवाल था। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत की कोस्टल मिनरल वेल्थ किसी फॉरेन पावर के हाथ नहीं जाएगी। यही वह डिसीजन था जिसने आने वाले दशकों में भारत की न्यूक्लियर डेस्टिनी तय की। इसके बाद होमी भाभा ने जो प्लान बनाया, उसे आज भी दुनिया के सबसे विजनरी साइंटिफिक रोडमैप्स में गिना जाता है। उन्होंने समझ लिया था कि भारत सीधे डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्स की रेस नहीं जीत सकता। इसलिए उन्होंने एक 3 प्रोग्राम डिजाइन किया। पहला स्टेज कन्वेंशनल रिएक्टर्स का था, जहां लिमिटेड यूरेनियम का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम जनरेट किया जाना था। दूसरा स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का था, जहां वही प्लूटोनियम थोरियम को यूजेबल फ्यूल में बदलता। और तीसरा स्टेज वो फाइनल ड्रीम था, जहां थोरियम रिएक्टर्स खुद भारत की विशाल थोरियम रिजर्व्स पर चलकर सेंचुरीज तक क्लीन एनर्जी देते रहते। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, यह सिविलाइजेशन स्केल प्लानिंग थी। लेकिन दुनिया को यह सपना पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाता तो वह कभी किसी ग्लोबल प्रेशर के सामने झुकता नहीं। उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस नहीं थी, जियोपॉलिटिकल वेपन थी। अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस सभी समझते थे कि एनर्जी डिपेंडेंसी ही कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल है। जो देश फ्यूल इंपोर्ट करता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी भी इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड रहती है। और भारत उस चेन को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। 1966 में फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे प्रोग्राम को हिला दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश हो गई। उसी फ्लाइट में होमी भाभा भी थे। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन पायलट एरर थी। लेकिन टाइमिंग इतनी सस्पिशियस थी कि दशकों बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, क्योंकि उसी समय इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत की प्रोग्रेस क्लोजली मॉनिटर कर रही थीं। बाद में डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स से यह भी सामने आया कि फॉरेन एजेंसीज भारत के न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेकर बेहद चिंतित थीं। सच क्या था, यह शायद कभी पूरी तरह साबित ना हो पाए। लेकिन एक बात साफ थी, भारत ने अपना सबसे ब्रिलियंट साइंटिफिक माइंड खो दिया था। भाभा की मौत के बाद प्रोग्राम स्लो जरूर पड़ा, लेकिन रुका नहीं। क्योंकि अब यह सिर्फ एक साइंटिस्ट का सपना नहीं था, यह नेशनल मिशन बन चुका था। इंडियन साइंटिस्ट्स ने रिसोर्सेज की कमी में भी रिएक्टर्स बनाए, लेबोरेटरीज खड़ी की और रिसर्च जारी रखी। फिर आया 1974। राजस्थान के पोखरण में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उस एक एक्सप्लोजन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। पश्चिमी देशों ने तुरंत रिएक्शन दिया। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया गया। ऑफिशियली यह नॉन प्रोलिफरेशन के नाम पर था, लेकिन असल में यह इंडिया आइसोलेशन मैकेनिज्म बन गया। भारत पर सैंक्शंस लगा दिए गए। सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल नहीं, बेसिक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक रोक दिए गए। पंप्स, वॉल्व्स, सेंसर्स, प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स सब बंद। मैसेज साफ था, अगर तुम इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हो तो दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देगी। उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को भरोसा था कि इंडिया कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बिना इंटरनेशनल सपोर्ट के डेवलप करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन यही उन्होंने भारत को गलत समझा। भारत ने डिसाइड किया कि अगर दुनिया टेक्नोलॉजी नहीं देगी तो भारत खुद टेक्नोलॉजी बनाएगा। और यही से शुरू हुई डेकेड्स लंबी स्ट्रगल। इंडियन इंजीनियर्स ने कंपोनेंट्स रिवर्स इंजीनियर किए।
साइंटिस्ट्स ने ट्रायल और एरर से नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स डेवलप की। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट कंपनीज दोनों इस मिशन में लग गए। धीरे धीरे भारत ने ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी शुरू कर दी जो सैंक्शंस लगाने वाले देशों ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। सबसे कठिन चैलेंज था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स दुनिया में बहुत थे, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अलग बीस था। इसमें वाटर कूलेंट काम नहीं करता। इसके लिए लिक्विड सोडियम चाहिए होता है। सोडियम हीट ट्रांसफर में शानदार है, लेकिन इंजीनियरिंग नाइटमेयर भी है। थोड़ा सा लीक और मैसिव फायर। 1974 के सैंक्शंस के बाद भारत प्रैक्टिकली न्यूक्लियर आइसोलेशन में चला गया था। दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट्स ने डिसाइड कर लिया था कि भारत को टेक्नोलॉजिकली चोक कर दिया जाए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इंडियन साइंटिस्ट्स को साइडलाइंस पर रखा जाने लगा। क्रिटिकल इक्विपमेंट की सप्लाई रोक दी गई। यहां तक कि बेसिक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स तक डिनाई कर दिए गए। उस दौर में अगर कोई इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट विदेश जाता था तो उसे सिर्फ रिसर्चर की तरह नहीं बल्कि सस्पिशन के साथ देखा जाता था। लेकिन शायद दुनिया यह नहीं समझ पाई कि आइसोलेशन कभी कभी किसी देश को तोड़ता नहीं, उसे और ज्यादा सेल्फ रिलायंट बना देता है। भारत के साथ यही हुआ। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइंटिस्ट्स उस समय इम्पॉसिबल कंडीशंस में काम कर रहे थे। कई लैबोरेटरीज में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंपोर्टेड प्रिसिशन टूल्स अनअवेलेबल थे। कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे इक्विपमेंट से किए जा रहे थे जिन्हें साइंटिस्ट्स ने खुद मॉडिफाई करके यूजेबल बनाया था। लेकिन धीरे धीरे एक नई माइंडसेट डेवलप होने लगी। अगर कोई वाल्व बाहर से नहीं मिलेगा तो भारत खुद बनाएगा। अगर कोई सेंसर नहीं मिलेगा तो इंडियन इंजीनियर्स उसका अल्टरनेटिव डिजाइन करेंगे। यही माइंडसेट आने वाले दशकों में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर इस पूरे मिशन का हाथ था। यह कोई ऑर्डिनरी रिएक्टर नहीं था। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स फ्यूल कंज्यूम करते हैं, लेकिन ब्रीडर रिएक्टर फ्यूल पैदा भी करता है। यही इसकी सबसे रेवोल्यूशनरी बात थी। यह रिएक्टर थोरियम साइकिल को एक्टिवेट करने की था। और यही कारण था कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इसे होली ग्रेल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी मानते थे। अगर कोई कंट्री कमर्शियल स्केल पर इसे सक्सेसफुली चला लेती तो वह प्रैक्टिकली सेंचुरीज तक एनर्जी सिक्योर हो सकती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी बेहद डेंजरस और कॉम्प्लेक्स थी। रिएक्टर के अंदर लिक्विड सोडियम कूलेंट इस्तेमाल होना था। सोडियम ऑर्डिनरी मेटल नहीं है। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है, लेकिन थोड़ा हीट करो तो लिक्विड बन जाता है। और अगर वह पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो वायलेंट एक्सप्लोजन कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि हजारों किलो रेडियो एक्टिव लिक्विड सोडियम पाइप्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा हो। एक छोटी लीक भी डिजास्टर बन सकती थी। यही वजह थी कि डेवलप्ड नेशंस भी इस टेक्नोलॉजी से डरने लगे थे। अमेरिका ने डेकेड्स पहले फास्ट ब्रीडर कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया था, लेकिन इवेंचुअली प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। फ्रांस का सुपरफेनिक्स रिएक्टर सोडियम लीक कंट्रोवर्सीज में फंस गया। जापान ने मंजू रिएक्टर पर बिलियंस खर्च किए, लेकिन सोडियम फायर के बाद पब्लिक बैकलैश इतना बढ़ा कि पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डेड हो गया। यूरोप की कई कंट्रीज ने कंक्लूड कर लिया कि कमर्शियल ब्रीडर रिएक्टर्स इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वर्थ नहीं है। एक एक करके दुनिया पीछे हटती गई। लेकिन भारत पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि भारत के पास यूरेनियम रिजर्व्स बहुत लिमिटेड थे। अगर ब्रीडर टेक्नोलॉजी फेल होती तो इंडिया परमानेंटली इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंट रह जाता। इसलिए कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल प्रोजेक्ट था। इसी प्रोजेक्ट पर भारत का पूरा लॉन्ग टर्म थोरियम ड्रीम डिपेंड कर रहा था। साल बीतते गए, डेडलाइंस मिस होती रहीं, बजट बढ़ता गया, क्रिटिक्स मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग इसे व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट कहने लगे। लेकिन अंदर काम कर रहे साइंटिस्ट्स जानते थे कि वे सिर्फ एक रिएक्टर नहीं बना रहे, वे आने वाले भारत की एनर्जी फाउंडेशन बना रहे हैं। Thousands of engineers day and night sodium systems पर काम कर रहे थे। वेल्डर्स स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर ग्रेड जॉइंट्स परफेक्ट कर रहे थे। इंडियन कंपनीज जिन्हें पहले हाई एंड न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस तक नहीं था, वे धीरे धीरे वर्ल्ड क्लास कंपोनेंट्स बनाने लगी। लार्सन टोब्रो जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल जायंट्स ने रिएक्टर वेसल्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डेवलप किए। भरत फॉर्ज जैसी कंपनीज ने अल्ट्रा स्पेशलाइज्ड फॉर्जिंग्स बनाए जिन्हें पहले सिर्फ वेस्टर्न सप्लायर्स कैपेबल माने जाते थे। हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल इंडियन एंटरप्राइजेस भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात थी। सैंक्शंस ने इंडिया को रोकने के बजाय इंडिया को इंडस्ट्रियली स्ट्रॉन्गर बना दिया। इस दौरान ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बदल रही थी। कोल्ड वॉर खत्म हुई, न्यू अलायंसेस बने, लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर ड्रीम अभी भी इनकम्प्लीट था। 1998 में जब इंडिया ने फिर न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, सैंक्शंस दोबारा लगाए गए। अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ने फिर प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन इस बार इंडिया साइकोलॉजिकली अलग था। अब देश ने सीख लिया था कि डिपेंडेंस डेंजरस होती है, इसलिए इंडिजिनस कैपेबिलिटी पर फोकस और बढ़ गया। फिर आया 2008 का इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। दुनिया ने इसे इंडिया की डिप्लोमैटिक विक्ट्री कहा, और यह थी भी, क्योंकि डेकेड्स तक आइसोलेटेड रहने के बाद इंडिया को फाइनली ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड एक्सेस मिला।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इंडिया ने इसके बावजूद अपना थोरियम फास्ट ब्रीडर विजन नहीं छोड़ा, क्योंकि इंडियन स्ट्रैटेजिक प्लानर्स समझते थे कि इंपोर्टेड यूरेनियम टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, परमानेंट सॉवरेंटी नहीं। कलपक्कम प्रोजेक्ट मीनवाइल स्लोली शेप लेता रहा। रिएक्टर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मावल बन चुका था। सोडियम हैंडलिंग सिस्टम्स, सेफ्टी मैकेनिज्म्स, हीट एक्सचेंजर्स, रिमोट मेंटेनेंस टेक्नोलॉजीज, हर चीज इंडियन टीम्स ने ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से डेवलप की। दुनिया की कई एजेंसीज क्वाइटली इस प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि ओपनली चाहे कोई एडमिट ना करे, लेकिन सभी जानते थे कि अगर इंडिया सक्सीड करता है तो ग्लोबल एनर्जी बैलेंस बदल सकता है। और फिर अप्रैल 2026 की वह सुबह आई। तमिलनाडु कोस्ट पर हेविली सिक्योर्ड रिएक्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर साइंटिस्ट्स कंट्रोल रूम में बैठे थे। डेकेड्स की मेहनत उस मोमेंट पर डिपेंड कर रही थी। रिएक्टर लोडेड था, सोडियम सिस्टम्स ऑपरेशनल थे, कंट्रोल रॉड्स धीरे धीरे विड्रॉ किए जा रहे थे। पूरा रूम साइलेंस में था, क्योंकि सभी जानते थे कि या तो हिस्ट्री बनेगी या फिर ईयर्स ऑफ एफर्ट कोलैप्स हो जाएगा। फिर मॉनिटरिंग स्क्रीन पर न्यूट्रॉन काउंट राइज होने लगा, स्लोली, स्टेडिली, और फिर वह क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो गया। जब कलपक्कम का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका था, तब ऑफिशियली यह सिर्फ एक साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं रहा। उस मोमेंट से ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी को समझ आने लगा कि इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है जिसे चीप लेबर और एटी एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाए। इंडिया अब उन रेयर सिविलाइजेशंस में शामिल होने की तरफ बढ़ रहा था जो अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी डेस्टिनी खुद कंट्रोल कर सकती है। और जियोपॉलिटिक्स में एनर्जी कंट्रोल का मतलब सिर्फ बिजली नहीं होता, पावर बैलेंस होता है। दुनिया की मॉडर्न पॉलिटिक्स लार्जली एनर्जी डिपेंडेंसी पर चलती है। मिडिल ईस्ट का इन्फ्लुएंस ऑयल की वजह से बना। रशिया यूरोप पर लेवरेज इसलिए बना पाया क्योंकि उसके पास गैस पाइपलाइंस थी। अमेरिका सैंक्शंस इसलिए इफेक्टिव बना पाता है क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और एनर्जी ट्रेड लार्जली उसके इन्फ्लुएंस में ऑपरेट करते हैं। अगर किसी देश की एनर्जी सप्लाई एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड करती है तो वह स्ट्रैटेजिक प्रेशर के लिए वल्नरेबल रहता है। इंडिया डेकेड्स तक इसी वल्नरेबिलिटी के साथ जी रहा था। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। पॉपुलेशन लगातार अर्बनाइज हो रही है, इंडस्ट्रीज एक्सपैंड कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, इन सबको मैसिव इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ट्रेडिशनल कोल प्लांट्स एनवायरनमेंट क्राइसिस क्रिएट करते हैं। इंपोर्टेड ऑयल एक्सपेंसिव और जियोपॉलिटिकली रिस्की है। सोलर और वाइंड यूजफुल हैं लेकिन इंटरमिटेंट हैं। रात में सोलर काम नहीं करता, वाइंड हमेशा स्टेबल नहीं रहती। इसलिए बेस लोड एनर्जी सोर्स की जरूरत हमेशा रहेगी। यही वह जगह है जहां न्यूक्लियर एनर्जी यूनिकली इंपॉर्टेंट बनती है। लेकिन ऑर्डिनरी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी लिमिटेशंस हैं। यूरेनियम फाइनाइट रिसोर्स है। ग्लोबल यूरेनियम मार्केट कुछ देशों के इन्फ्लुएंस में हेविली कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं तो यूरेनियम सप्लाई वेपनाइज हो सकती है। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स यह डेकेड्स से समझते थे। इसलिए थोरियम स्ट्रैटेजी सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं थी, यह लॉन्ग टर्म सॉवरेंटी स्ट्रैटेजी थी। थोरियम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि इंडिया के पास इसका एनॉर्मस रिजर्व मौजूद है। केरला, तमिलनाडु और ओडिशा की कोस्टल सैंड्स में दुनिया का लगभग 25% थोरियम एस्टिमेटेड है। बाकी दुनिया जहां इंपोर्टेड यूरेनियम सिक्योरिटी कैलकुलेट कर रही है, इंडिया थियोरेटिकली अपने डोमेस्टिक थोरियम रिजर्व से सेंचुरीज तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। यही वह पॉसिबिलिटी है जिसने ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट्स को नर्वस किया हुआ है। क्योंकि अगर स्टेज 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो इमेजिन कीजिए क्या होगा। इंडिया को लार्ज स्केल इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी की जरूरत ड्रामेटिकली कम हो सकती है। ट्रेड डेफिसिट्स इंप्रूव हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्टेबल हो सकती है। मैसिव क्लीन एनर्जी अवेलेबिलिटी इंडिया को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिसैलिनेशन प्लांट्स, फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जैसी इंडस्ट्रीज में अनप्रेसिडेंटेड स्केल दे सकती है। यह सिर्फ एनर्जी स्टोरी नहीं रहेगी, सिविलाइजेशन स्केल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकती है। और शायद यही कारण है कि डेकेड्स तक इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस को सटली डिस्करेज किया गया। पब्लिकली हमेशा सेफ्टी, नॉन प्रोलिफरेशन और स्टेबिलिटी की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। लेकिन रियलिटी यह थी कि पावरफुल कंट्रीज रेयरली चाहते हैं कि कोई इमर्जिंग सिविलाइजेशन पूरी तरह स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस बन जाए। हिस्ट्री में इकोनॉमिक सिस्टम्स अक्सर डिपेंडेंसी चेन्स पर बिल्ड किए गए हैं। एनर्जी डिपेंडेंसी उनमें सबसे पावरफुल चेन है। लेकिन आयरनी देखिए, सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस ने इंडिया को वीक करने के बजाय सेल्फ रिलायंस की तरफ पुश कर दिया। अगर एक 970S में इंडिया को फ्रीली वेस्टर्न न्यूक्लियर इकोसिस्टम एक्सेस मिल जाता तो शायद इंडिजिनस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी इतनी अग्रेसिवली डेवलप नहीं होती। प्रेशर ने मजबूरी पैदा की, मजबूरी ने इनोवेशन पैदा किया, और इनोवेशन ने इकोसिस्टम बना दिया। आज इंडिया के पास सिर्फ रिएक्टर नहीं है, उसके पास डिकेड्स का अक्यूमुलेटेड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइज्ड मेटलर्जी एक्सपर्टीज है, सोडियम कूलेंट हैंडलिंग नॉलेज है, इंडिजिनस कंट्रोल सिस्टम्स है, न्यूक्लियर ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है।
Thousands of trained scientists और engineers हैं जिनकी expertise practically impossible to replicate overnight है। यही किसी civilization की real strategic capital होती है। अब सवाल सिर्फ इंडिया का नहीं रह जाता। पूरी दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन फेज में है। क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल्स पॉलिटिकली अनस्टेबल हो रहे हैं। यूरोप एनर्जी इनसिक्योरिटी से ऑलरेडी शॉक झेल चुका है। चाइना अग्रेसिवली न्यूक्लियर एक्सपेंशन कर रहा है। अमेरिका भी एडवांस्ड रिएक्टर्स पर फिर फोकस बढ़ा रहा है। इस ग्लोबल बैकड्रॉप में इंडिया का थोरियम पाथवे सडनली फ्यूचरिस्टिक क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि सीरियस अल्टरनेटिव मॉडल बन गया है। अगर इंडिया अगले 2 दशकों में थोरियम फ्यूल साइकिल कमर्शियली स्केल कर लेता है तो वह डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एंटायरली न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो एनर्जी पॉवर्टी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इंडिया वास्तव में लॉन्ग ड्यूरेशन न्यूक्लियर सॉवरेंटी अचीव कर सकता है। लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए। प्रोटोटाइप रिएक्टर सक्सेस बिगिनिंग है, डेस्टिनेशन नहीं। कमर्शियल स्केलिंग बेहद डिफिकल्ट होगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने होंगे। पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करना होगा। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट की चैलेंजेस रहेंगी। इंटरनेशनल रेगुलेटरी पॉलिटिक्स भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। जैसे जैसे इंडिया स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्गर होगा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी नए फॉर्म्स में आ सकता है। और फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या दुनिया जेन्युइनली मल्टीपोलर फ्यूचर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? क्योंकि हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड पावर्स रेयरली पीसफुली एडजस्ट करती हैं जब कोई न्यू सिविलाइजेशन स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस अचीव करती है। राइजिंग पावर्स हमेशा रेजिस्टेंस फेस करती है। अब जब हम इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर की कहानी नहीं थी। यह उस माइंडसेट की कहानी थी जो किसी देश को डिपेंडेंट नेशन से सॉवरेन सिविलाइजेशन में बदलता है। क्योंकि असली लड़ाई हमेशा टेक्नोलॉजी की नहीं होती, कंट्रोल की होती है। कौन डिसाइड करेगा कि किस देश की फैक्ट्रीज चलेंगी, किसके घरों में रोशनी होगी, किस इकोनॉमी की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी और कौन जियोपॉलिटिकल प्रेशर में झुक जाएगा। कितने प्राइम मिनिस्टर्स बदले, कितनी इकोनॉमिक क्राइसिस आई, वॉर्स हुए, सैंक्शंस लगे, इंटरनेशनल प्रेशर आया, लेकिन फिर भी एक साइंटिफिक विजन सर्वाइव करता रहा। यही शायद मैच्योर सिविलाइजेशंस की पहचान होती है कि वे कुछ प्रोजेक्ट्स जनरेशंस के स्केल पर परस्यू कर सकती हैं। होमी भाभा ने जब 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान डिजाइन किया था तब इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था। पॉवर्टी मैसिव थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था। उस समय कई लोगों को शायद यह सपना अनरियलिस्टिक लगा होगा। लेकिन विजनरी लीडर्स अक्सर प्रेजेंट लिमिटेशंस से नहीं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से सोचते हैं। भाभा समझ चुके थे कि आने वाली दुनिया में एनर्जी ही रियल सॉवरेंटी तय करेगी। अगर कोई देश एनर्जी डिपेंडेंट रहेगा तो उसकी फॉरेन पॉलिसी भी अल्टीमेटली कंस्ट्रेंड रहेगी। आज 2026 में दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है वहां उनकी बात और रेलेवेंट लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सबका फाउंडेशन अल्टीमेटली एनर्जी है। चीप, स्टेबल और मैसिव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जिसके पास होगी वही नेक्स्ट सेंचुरी की इकोनॉमिक रेस लीड करेगा। इसलिए कलपक्कम का रिएक्टर सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं, फ्यूचर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंबल है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन साइंटिफिक पेशेंस है। मॉडर्न वर्ल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलता है। गवर्नमेंट्स क्विक रिजल्ट्स चाहती हैं। मार्केट्स क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स डेज में बदल जाते हैं। ऐसे समय में कोई नेशन अगर 70 साल तक एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल ड्रीम परस्यू करे डिस्पाइट फेलियर्स एंड रिडिक्यूल, तो वह रेयर थिंग है। इंडिया का थोरियम प्रोग्राम यही दिखाता है कि सर्टेन अचीवमेंट्स सिर्फ मनी से नहीं आते, जनरेशनल परसिस्टेंस से आते हैं। और यह परसिस्टेंस आसान नहीं थी। थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट्स शायद अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव होते देखने से पहले रिटायर हो गए। कई इंजीनियर्स डेकेड्स तक ऐसे सिस्टम्स परफेक्ट करते रहे जिनका पब्लिक रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट जीरो था। इंडिया अब पैसिव एनर्जी कंज्यूमर बनने के बजाय एक्टिव एनर्जी आर्किटेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि वंस अ नेशन कंट्रोल्स इट्स एनर्जी डेस्टिनी, उसके स्ट्रैटेजिक चॉइसेस ड्रामेटिकली एक्सपैंड हो जाते हैं। तब सैंक्शंस का इंपैक्ट कम होता है, तब एक्सटर्नल कोअर्शन डिफिकल्ट हो जाती है, तब लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल होती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया क्वाइटली नर्वस है। पब्लिकली कोई कंट्री एडमिट नहीं करेगी कि इंडिया के ब्रीडर रिएक्टर से जियोपॉलिटिकल एंजाइटी पैदा हो रही है। लेकिन रियलिटी सिंपल है, हिस्टोरिकली पावरफुल नेशंस अनकंफर्टेबल हो जाती हैं जब न्यू इंडिपेंडेंट पोल्स ऑफ पावर इमर्ज होते हैं, खासकर तब जब वे टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने लगे। यहां एक डीपर फिलोसॉफिकल पॉइंट भी है। कॉलोनाइजेशन सिर्फ टेरिटोरी कैप्चर नहीं था, कॉलोनाइजेशन डिपेंडेंसी क्रिएशन था। कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाता था कि वे रॉ मटेरियल सप्लायर्स बने रहें और एडवांस टेक्नोलॉजी आउटसाइडर्स कंट्रोल करें। इंडिपेंडेंट इंडिया की न्यूक्लियर स्टोरी कहीं ना कहीं उस कॉलोनियल डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर के खिलाफ लॉन्ग टर्म रिबेलियन भी है।
फ्रॉम इम्पोर्टिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएटिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, यह ट्रांजिशन साइकोलॉजिकली भी ह्यूज है। और शायद इसलिए इस पूरी जर्नी का सिंबलिज्म इतना पावरफुल है। सोचिए, कहानी शुरू होती है कोस्टल सैंड से। ऑर्डिनरी ब्लैक सैंड जिसे कोई कैजुअली बीच पर वॉक करते हुए नोटिस भी नहीं करेगा। उसी सैंड के अंदर थोरियम छुपा था। उसी थोरियम को देखकर कुछ विजनरीज ने फ्यूचर इमेजिन किया। डेकेड्स तक दुनिया ने उस ड्रीम को इम्पॉसिबल कहा, लेकिन फाइनली वही सैंड फ्यूचर एनर्जी सिविलाइजेशन की फाउंडेशन बन सकती है। सैंड टू सॉवरेंटी, यह फ्रेज पोएटिक लगता है, लेकिन इंडिया के केस में लिटरली ट्रू हो सकता है। 2047 टारगेट इसलिए सिंबॉलिक भी है। जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस की सेंटिनरी सेलिब्रेट करेगा, तब गोल सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर बनना नहीं है। गोल यह है कि इंडिया ऐसी सिविलाइजेशन बने जो टेक्नोलॉजिकली सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जो इंपोर्टेड सिस्टम्स पर सर्वाइव ना करे बल्कि ग्लोबल सिस्टम्स शेप करे। न्यूक्लियर एनर्जी उसमें सिर्फ एक पिलर है, लेकिन वेरी फाउंडेशनल पिलर है। कलपक्कम का रिएक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि इंडिया डिफिकल्ट पाथ चूज करके भी एंड तक जा सकता है। बाकी देशों ने ब्रीडर टेक्नोलॉजी अबैंडन कर दी, इंडिया ने नहीं छोड़ा। बाकी कंट्रीज शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स देखकर पीछे हट गईं। इंडिया ने डेकेड्स वेट किया और फाइनली वही परसिस्टेंस रिजल्ट लेकर आई। शायद फ्यूचर हिस्टोरियंस इस मोमेंट को डिफरेंटली डिस्क्राइब करेंगे। मे बी दे विल से कि 21वीं सेंचुरी में इंडिया की स्ट्रैटेजिक राइज सिर्फ जीडीपी नंबर्स से नहीं आई थी। इट केम फ्रॉम मास्टरिंग सिस्टम्स दैट एंश्योर्ड लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस। एनर्जी उनमें सबसे क्रिटिकल था, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी सिविलाइजेशन तभी ट्रूली सॉवरेन बनती है जब उसकी बेसिक सर्वाइवल सिस्टम्स उसके अपने कंट्रोल में हो। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल कंक्लूजन है। एक न्यूली इंडिपेंडेंट पुअर नेशन जिसे कभी एडवांस टेक्नोलॉजी क्लब से बाहर रखा गया था, उसने डेकेड्स बाद वही टेक्नोलॉजी खुद बिल्ड कर ली, विदाउट परमिशन, विदाउट एक्सटर्नल वैलिडेशन, विदाउट गिविंग अप। दुनिया ने बैरियर्स बनाए, इंडिया ने इकोसिस्टम बना दिया। दुनिया ने डोर्स बंद किए, इंडिया ने अपना रास्ता बना लिया। कलपक्कम के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इग्नाइट हुई, वह सिर्फ रिएक्टर कोर में नहीं हुई। सिंबॉलिकली वह उस कॉन्फिडेंस की इग्निशन भी थी जो कहती है कि इंडिया अब सिर्फ फ्यूचर कंज्यूम नहीं करेगा, इंडिया फ्यूचर बिल्ड भी करेगा।